वेलकम टू ऑल। माई सेल्फ डॉक्टर ममता चौधरी। स्टूडेंट्स, रेस्पिरेशन के हम 2 टॉपिक पढ़ चुके हैं। रेस्पिरेशन पार्ट 1 जनरल अकाउंट, रेस्पिरेशन पार्ट 2 ग्लाइकोलाइसिस। आज हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन के बाकी 2 चरण, जिसमें आएगा एसिटाइल कोएंजाइम का निर्माण, क्रेब्स साइकिल। ये स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे। इससे पहले हम थोड़ा सा रिमाइंड कर लेते हैं व्हाट इज़ रेस्पिरेशन। जैसे कि हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं, प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ चुके हैं कि जो रेस्पिरेशन में जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है वो कई सारे एंजाइमों की सहायता से वाटर मॉलिक्यूल्स और कार्बन डाइऑक्साइड में बदलता है, स्प्लिट होता है, और जिससे 686 किलो कैलोरी एनर्जी या 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स बनते हैं। हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि रेस्पिरेशन में जो रॉ मटेरियल्स हैं वो ग्लूकोज और ऑक्सीजन होते हैं, जिसके फलस्वरूप प्रोडक्ट में हमें 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, और CO2 जो है वो बाई प्रोडक्ट के रूप में निकलता है। ग्लाइकोलाइसिस का हम यहाँ पे पूरा नेट रिएक्शन देख सकते हैं। ग्लाइकोलाइसिस को डिटेल में हम रेस्पिरेशन पार्ट 2 में पढ़ चुके हैं। इसमें जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है उसमें 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स और 2 NAD, निकोटिनमाइड एडेनिन डाइफॉस्फेट, ये इन्वॉल्व होते हैं, जिसके फलस्वरूप पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल बनते हैं और 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स का हमें नेट गेन होता है। तो नेट गेन ऑफ एटीपी अगर देखा जाए ग्लाइकोलाइसिस में, तो हमें इसमें 2 NADH2 से भी मॉलिक्यूल मिलते हैं, और एक NADH2 मॉलिक्यूल जो है वो 3 ATP मॉलिक्यूल के बराबर होता है। तो 2 NADH2 मॉलिक्यूल बने यानी 6 ATP बने। 4 ATP मॉलिक्यूल डायरेक्ट बनते हैं, टोटल हुए 10। अब इन 10 में से 2 ATP मॉलिक्यूल्स जो हैं ग्लाइकोलाइसिस में यूज़ होते हैं, जो जैसे कि हम ऊपर रिएक्शन में भी पहले देख चुके हैं। और इस तरह से हमको पूरा एक ग्लाइकोलाइसिस के एक चरण में हमको 8 ATP का नेट गेन या प्राप्ति होती है। पायरुविक एसिड, ग्लूकोज का जब ग्लाइकोलाइसिस होगा तो पायरुविक एसिड बनेगा। ये पायरुविक एसिड जो है 2 चरणों में जा सकता है। अगर पायरुविक एसिड ऑक्सीजन को यूज़ करेगा या ऑक्सीजन की उपस्थिति में पायरुविक एसिड जो है वो एरोबिक रेस्पिरेशन चरण में जाएगा। लेकिन अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो पायरुविक एसिड जो है वो एनारोबिक रेस्पिरेशन चरण में या स्टेप में जाएगा। एसिडाइलेशन, जैसे कि हमने भी पढ़ा कि जो ग्लाइकोलाइसिस है वो टूटकर बनाता है पायरुविक एसिड। अब इस रेस्पिरेशन के दूसरे चरण में जो पायरुविक एसिड है वो एसिटाइल को एंजाइम में बदलता है। इसे हम कहते हैं एसिटिलीकरण या एसिटाइलेशन। तो जो एसिटाइलेशन है वो श्वसन का दूसरा चरण है। श्वसन का पहला चरण क्या है? ग्लाइकोलाइसिस, और दूसरा चरण है एसिटाइलेशन। तो इसमें आप देख रहे हैं जो पायरुविक एसिड है या पायरुवेट आयन है वो पायरुविक डिहाइड्रोजिनेज की प्रेजेंस में बना रहा है एसिटाइल को एंजाइम। नाउ Krebs cycle. Krebs cycle is also called tricarboxylic acid cycle या TCA और citric acid cycle. Stepwise cyclic complete oxidation and decarboxylation of pyruvic acid into CO2 and H2O with release of energy. Named after Hans Krebs, who traced the sequence of reactions. इसलिए उसको क्रेब्स साइकिल कहते हैं क्योंकि इसकी खोजकर्ता जो थे वो हैंस क्रेब्स थे, और ये जो क्रेब्स साइकिल है वो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होती है, और इसमें एटीपी मॉलिक्यूल्स का यूज़ नहीं होता है क्रेब्स साइकिल में। नाउ TCA साइकिल या क्रेब्स साइकिल, कंडेंसेशन ऑफ एसिटाइल ग्रुप विद ऑक्जेलो एसिटिक एसिड एंड वाटर, जिससे बनेगा सिट्रिक एसिड। तो जो पहला चरण होगा उसमें जो एसिटाइल ग्रुप है वो जुड़ेगा
ऑक्सिलो एसिटिक एसिड से जिससे बनेगा सिट्रिक एसिड, और ये प्रक्रिया होगी सिट्रेट सिंथेज के द्वारा। सिट्रेट जो है वो आइसोसिट्रेट में बदलेगा। आगे के 2 चरणों में डीकार्बोक्सिलेशन होगा जिससे अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड और उसके बाद सक्सिनाइल कोएंजाइम बनेगा, और जो सक्सिनाइल कोएंजाइम है वो बनाएगा ऑक्सिलो एसिटिक एसिड। तो इसमें आप इसमें देख सकते हो क्रेब्स साइकिल में जो पायरुवेट है या जो पायरुविक एसिड है वो एसिटाइल कोएंजाइम में बदला। एसिटाइल कोएंजाइम जो है वो सिट्रिक एसिड में बदल जाएगा। सिट्रिक एसिड आगे जाके अल्फा ग्लूटारिक एसिड में बदलेगा, फिर बनेगा इससे अल्फा ग्लूटारिक एसिड जो है आगे जाके बनाएगा सक्सिनिक एसिड, देन फ्यूमेरिक एसिड, उसके बाद मैलिक एसिड और वापस से ऑक्सिलो एसिटिक एसिड। तो ये पूरी प्रक्रिया हम इसमें देख रहे हैं। ड्यूरिंग कन्वर्जन ऑफ सक्सिनाइल कोएंजाइम टू सक्सिनिक एसिड देयर इज सिंथेसिस ऑफ 1 जीटीपी मॉलिक्यूल। तो जब सक्सिनाइल कोएंजाइम से सक्सिनिक एसिड बनता है तो वहाँ पे एक जीटीपी मॉलिक्यूल का निर्माण होगा। इन ए कपल्ड रिएक्शन जीटीपी कन्वर्टेड टू जीडीपी विद साइमल्टेनियस सिंथेसिस ऑफ एटीपी फ्रॉम एडीपी। ड्यूरिंग Krebs cycle their production of 2 molecules of CO2, 3 NADH2, 1 FADH2, 1 GTP। ये पूरा इन सब का यूज़ होता है Krebs साइकिल के दौरान। यहाँ पे अब पूरा नेट रिएक्शन है Krebs साइकिल की कि जो पायरुविक एसिड जो कि ग्लाइकोलाइसिस में बना वो पायरुविक एसिड 4 NAD, FAD, 2 H2O एंड 1 ADP का यूज़ करके प्लस फॉस्फेट इनऑर्गेनिक का यूज़ करके माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में बनाएगा CO2 molecules, NADH molecules, FADH2 and ATP. During the whole process of oxidation of glucose produce CO2, 10 NADH2, 2 FADH2, 2 GTP। तो ये तो हुआ हमारा थर्ड स्टेप Krebs साइकिल, यानी जो रेस्पिरेशन के जो 4 स्टेप हमने पढ़े थे, ग्लाइकोलाइसिस, एसिटाइलेशन, Krebs साइकिल, और जो फोर्थ और एंड लास्ट वन है वो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। द मेटाबॉलिक पाथवे do the carrier to another is called electron transport. It is present in the inner mitochondrial matrix. इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट जो सिस्टम है वो निम्न 5 कॉम्प्लेक्स से मिलकर बना हुआ होता है। कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, 4th एंड 5th। कॉम्प्लेक्स 1 में एंजाइम आएगा NADH डिहाइड्रोजिनेज, सेकंड में आएगा सक्सिनेज डिहाइड्रोजिनेज, थर्ड में साइटोक्रोम BC1, फोर्थ में साइटोक्रोम A3 और फिफ्थ में आएगा ATP सिंथेज एंजाइम। NADH2 produced in citric acid cycle oxidized dehydrogenase. Electrons are then transferred to the inner membrane. FADH2 का क्या रहेगा फिर? FADH2 is oxidized by succinate dehydrogenase, electron to UV quinone. The reduced UV quinone is then oxidized with cytochrome C via cytochrome BC1 complex. Cytochrome C is a small protein attached to the inner membrane and act as a mobile carrier, complex 3rd and complex 4th. When electrons transfer from one carrier to 4th in the electron transport chain, they are for the synthesis of ATP and ADP. One molecule of NADH2 give rise to 3 ATP and one FADH2 molecule give rise to 2 ATP. Oxygen plays a vital role in removing electron production of H2O. Phosphorylation in presence of oxygen is called phosphorylation. तो ये पूरी प्रक्रिया है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की, जिसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आगे जाके कई सारे कॉम्प्लेक्स में जाते हैं, यानी
जो NADH2 है और FADH2 है ये ऑक्सीजन से सीधे संयोजित नहीं हो सकते, तो इसलिए जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इन अपचायकों से एक इलेक्ट्रॉन कैरियर की सहायता से ऑक्सीजन तक पहुंचता है, इसलिए हमको ETS की आवश्यकता होती है। NADH और ऑक्सीजन जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें इलेक्ट्रॉन वाहकों की एक श्रृंखला बनती है, इसे ही हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। और जैसा हमने अभी पढ़ा कि ये जो इनर मेम्ब्रेन में होगा माइटोकॉन्ड्रिया की, और इस इनर मेम्ब्रेन में कई सारे फ्लेवोप्रोटीन्स को एंजाइम्स, यूबिक्विनोन, ये सारे और साइटोक्रोम्स, ये सारे एंजाइम्स होंगे। ETS जो है, जो हमने भी पढ़ा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, उसमें पहला इलेक्ट्रॉन ग्राही कौन सा है, वो है फ्लेवोप्रोटीन। NADH से हाइड्रोजन ग्रहण करके ये FMN जो है वो FNMH में अपचयित हो जाएगा। NADH जो है उसका ऑक्सीकरण होने से NAD में बदल जाएगा, और जो अपचयित फ्लेवोप्रोटीन FMNH है, इससे ये इलेक्ट्रॉन व हाइड्रोजन आयन जो है विभिन्न कैरियर से होते हुए जाएंगे, यानी साइटोक्रोम A, साइटोक्रोम A3 तक पहुँचेंगे, और एंड में ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ऑक्सीजन को स्थानांतरित हो जाएंगे, और ऑक्सीजन जो है वो हाइड्रोजन आयन से संयोजित होकर वाटर मॉलिक्यूल्स बनाएगा। तो ETS में या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जैसे जैसे हाइड्रोजन विभिन्न इलेक्ट्रॉन कैरियर से गुजरेगा तो ऊर्जा निकलेगी, और यही जो ऊर्जा है वो उसका उपयोग होगा ATP मॉलिक्यूल्स के बनाने में। और प्रत्येक NADH से 3 ATP मॉलिक्यूल्स बनते हैं, FADH2 से 2 ATP मॉलिक्यूल्स बनते हैं, ये हमने अभी पढ़ा। तो इस तरह से पूरी ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन काम करता है। स्ट्रक्चर ऑफ ATP सिंथेज एंजाइम। ATP के निर्माण में इम्पॉर्टेंट एंजाइम होता है ATP सिंथेज। एनर्जी रिलीज यूटिलाइजिंग सिंथेसाइजिंग ATP विद द हेल्प ऑफ ATP सिंथेज कॉम्प्लेक्स। फिफ्थ complex consists of two major components F1 and F0. F1 headpiece is a peripheral membrane protein complex and contains the site of synthesis of ATP from ADP and PI. F0 is an integral membrane protein complex that forms the channel through which protons cross the inner membrane. The passage of protons through the channel is coupled to the catalytic sites of F1 component for the production of ATP. For each ATP produced, 2 hydrogen passes through F0 from the intermembrane space to the matrix down the electrochemical proton gradient. तो पूरा जो ATP सिंथेज एंजाइम है वो 2 पार्ट से मिलकर बना होता है, F0 एंड F1। F0 जो पार्ट है ATP सिंथेज एंजाइम का, जिसे वो इनर मेम्ब्रेन में धंसा रहेगा, और F1 जो पार्ट है वो बाहर निकला रहेगा। Now respiratory balanced sheet. There is a sequential orderly pathway functioning with one substrate forming the next and with glycolysis, TCA and ETS pathway following one after another. जैसा कि हमने पढ़ा कि रेस्पिरेशन का जो पूरा प्रोसेस है वो 3 चरणों में मेन होता है, ग्लाइकोलाइसिस, TCA साइकिल यानी क्रेब्स साइकिल एंड ETS. The NADH synthesized in glycolysis is transferred into the mitochondria and undergo oxidative phosphorylation. इसमें जो NADH बनेगा ग्लाइकोलाइसिस के अंदर, ये जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में। None of the intermediate in the pathway are utilized to synthesize any other compound. Only glucose is being respired. No other alternative substrate are entering in the pathway and at any of the intermediary stages. So net gain of 36 ATP molecules during aerobic respiration of 1 molecule of glucose. इस तरह से हमें 36 ATP molecules ग्लूकोज से मिलेंगे। फर्मेंटेशन में क्या होगा, फर्मेंटेशन जो होगा इसमें जैसे हमने पढ़ा ग्लूकोज का पार्शियल इसमें ब्रेक डाउन होता है, जिससे CO2 और H2O जो है मिलेंगे, और इसमें केवल 2 ही ATP मॉलिक्यूल्स बनते हैं फर्मेंटेशन में। और NADH जो है वो NAD प्लस में ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ये पूरा पाथवे है रेस्पिरेशन का, कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं अगर वो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के रूप में काम करते हैं तो ग्लाइकोलाइसिस आएगा, ग्लाइकोलाइसिस होगा जिससे
एसिटाइल कोएंजाइम बनेगा, उससे पहले पायरुविक एसिड बनेगा, पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम, ये एसिटाइल कोएंजाइम क्रैब साइकिल में प्रवेश करेगा और जिससे फिर 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स हमें मिलेंगे। प्रोटीन्स में डिग्रेडेशन कैसे होगा? प्रोटीएज एंजाइम की उपस्थिति में ये एमिनो एसिड्स में बदलेगा जिससे एनर्जी निकलेगी। फैट्स जो हैं वो फैटी एसिड्स और कोलेस्ट्रॉल में बदलेंगे, और ये जो ग्लिसरॉल्स हैं ये आगे जाके डाईहाइड्रोक्सिल स्टोन फॉस्फेट बदलते हैं और ये चेन फिर वापस से ग्लाइकोलाइसिस से जुड़ जाती है। तो इस प्रकार से हमें पूरे रेस्पिरेशन की प्रक्रिया में जो नेट गेन होगा एटीपी का वो इस तरह से है। टोटल ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन में या पूरी रेस्पिरेशन की प्रक्रिया में 8 NADH2 2 FADH2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं और एटीपी मॉलिक्यूल डायरेक्ट बनते हैं। इस तरह से हमें टोटल जो है एटीपी मॉलिक्यूल्स जो है नेट गेन जो होगा वो होगा 30 एटीपी मॉलिक्यूल्स। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है वो हम पढ़ चुके हैं अभी कि एरोबिक रेस्पिरेशन का ये फाइनल स्टेप है और इसमें एटीपी मॉलिक्यूल्स और मेटाबॉलिक वाटर बनता है और ये माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में होता है, क्रिस्टी और ऑक्सीसोम पार्ट में, और इसमें जो मेम्ब्रेन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन कैरियर के रूप में काम करती हैं और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो NADH एंड सक्सीनेट से पास होके ETS तक जाते हैं और वाटर में बदल जाते हैं। ये पूरा ETS का पूरा ये चेन है जिसमें हमने भी पढ़ा कि ETS जो है 5 कॉम्प्लेक्स से मिलकर बना होता है, 1 2 3 4 एंड 5। ETS में ही हमने भी पढ़ा कि जो NADH2 हैं और FADH2 हैं ये मॉलिक्यूल्स जो हैं इनसे प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं और ये प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन जो ऑक्सीजन से जुड़ के वाटर मॉलिक्यूल बनाते हैं। ये पूरा इसका समरी है किस तरह से कितने एटीपी मॉलिक्यूल्स बनते हैं। ग्लाइकोलाइसिस में टोटल हमें एटीपी मॉलिक्यूल्स मिलेंगे 8, एसिटाइलेशन में बनेंगे 6 मॉलिक्यूल और क्रैब साइकिल में बनेंगे 24 एटीपी मॉलिक्यूल्स। तो इस तरह से हमें टोटल ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स प्राप्त होते हैं। रेस्पिरेशन का सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों होता है रेस्पिरेशन? एक तो इससे एनर्जी रिलीज़ होती है रेस्पिरेशन के दौरान, यानी जो ऑक्सीडेशन होगा ग्लूकोज का उससे काफ़ी एनर्जी निकलेगी जिससे 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स बनते हैं हर ग्लूकोज से। तो एनर्जी काफ़ी निकलती है, एटीपी मॉलिक्यूल्स बनते हैं जो कई सारी बॉडी की जैविक क्रियाओं में काम आते हैं और ये एटीपी मॉलिक्यूल्स जो हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट में काम आते हैं और जो एनर्जी है वो बायोसिंथेसिस में काम आती है, कई पदार्थों के जैव संश्लेषण में काम आती है, कई सारे रेस्पिरेशन के दौरान इंटरमीडिएट्स बनते हैं जो विभिन्न जैविक क्रियाओं में काम आते हैं। ऑक्सीजन और CO2 का जो बैलेंस है वो बना रहता है रेस्पिरेशन के द्वारा। फर्मेंटेशन की भी क्रिया होती है रेस्पिरेशन के दौरान। सो दैट्स ऑल अबाउट रेस्पिरेशन। थैंक यू।